कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमारे साथ शेयर की है। हमारे ये सब्सक्राइबर अपना नाम नहीं बताना चाहते और हम ये भी नहीं जानते कि ये घटना सच है या नहीं, लेकिन ये हम आप पर छोड़ते हैं कि आप इसे सच मानते हैं या नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम संजीव है और ये मेरे साथ घटी अब तक की सबसे डरावनी घटना है। मैं नहीं जानता कि आप मुझ पर यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन इस घटना ने मुझे बदल कर रख दिया। कभी कभी मैं रात को उठ जाता हूँ और मुझे इस बात को सोचकर बहुत ज़्यादा डर लगता है, और कभी कभी तो दिन के वक्त भी जब मुझे इस घटना के बारे में याद आती है तब मैं सहम सा जाता हूँ। ये घटना 5 साल पहले की है। मैं एक छोटे से शहर में रहता हूँ। मेरे कई दोस्त हैं, लेकिन सब की तरह मेरे भी कुछ ही अच्छे दोस्त हैं। राकेश मुझे बचपन से जानता था, इस कारण हम दोनों की बहुत बनती थी। हम दोनों कई बार घूमने जाते थे। हम दोनों हर जगह इकट्ठे ही जाते। हमने स्कूल भी इकट्ठा ही पढ़ा और कॉलेज में इकट्ठे ही गए। हम दोनों एक दूसरे की बहुत मदद किया करते थे। इसी तरह मुझे एक बार फ़ोन आया। ये आवाज़ राकेश की थी। राकेश ने एक बुरी खबर मुझे सुनाई। राकेश के दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। राकेश थोड़ा मायूस था क्योंकि उसे अपने दादाजी से बहुत प्यार था, लेकिन अब जो होना था हो चुका था। ये बात जब राकेश ने मुझे सुनाई तो मुझे भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसके दादाजी मुझे भी बहुत पसंद किया करते थे। बचपन में हम दादाजी से बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना करते थे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, नियति को जो पसंद होता है वही होता है। जब राकेश ने मुझे ये बात बताई तो मुझे बुरा लगा। मैं सीधा राकेश के घर गया। वो पूरा दिन मैं राकेश के घर ही रहा। पहले तो राकेश के दादाजी को वहीं रखा गया था और शाम का इंतज़ार किया जा रहा था। शाम को राकेश के दादाजी का शरीर शमशान घाट ले जाया गया। राकेश के पिताजी नहीं थे, इस कारण राकेश के दादाजी के शरीर को आग राकेश ने लगाई। राकेश बहुत ही रो रहा था, तो मैंने राकेश को सांत्वना दी। उसके बाद हम दोनों घर आ गए। पूरी रात राकेश अपने दादाजी की बातें किए जा रहा था। मुझे भी बुरा लग रहा था, तो हम दोनों ऐसे ही बातें करते करते सो गए। इसके कुछ दिन बाद हमें अस्थियों को लेकर हरिद्वार जाना था, तो हमने गाड़ी उठाई और हरिद्वार की तरफ निकल पड़े। राकेश के पास एक लोटे में अपने दादाजी की अस्थियां थी। हम दोनों हरिद्वार की तरफ जा रहे थे। राकेश मुझे अपने दादाजी की बातें बता रहा था और ऐसे ही बातें करते करते हम जा रहे थे। हरिद्वार का रास्ता हमारे घर से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर था, इस कारण काफ़ी समय लगने वाला था। राकेश ने भी गाड़ी नई नई सीखी थी, इसीलिए वो गाड़ी भी धीरे चला रहा था। इसी तरह गाड़ी चलाते चलाते शाम हो गई थी। रास्ता अब काफ़ी सुनसान सा आ गया था। इतना सुनसान रास्ता और इस तरह अंधेरा हो रहा था। राकेश थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन मैं उसे कह रहा था कोई बात नहीं, ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाने की ज़रूरत नहीं, आराम से गाड़ी चलाओ। उस अंधेरे में गाड़ी चलानी काफ़ी मुश्किल हो रही थी। वहाँ पर काफ़ी मोड़ आ रहे थे। इसी तरह एक मोड़ पर जब राकेश ने गाड़ी को घुमाया, तभी उसे सामने एक बुजुर्ग आदमी सा दिखा। वो बुजुर्ग राकेश के बिल्कुल सामने आ गया था। राकेश से भी गाड़ी संभली नहीं। उसने कभी लेफ्ट की तरफ गाड़ी मोड़ी, कभी राइट की तरफ। हमारी गाड़ी की रफ्तार काफ़ी कम थी, शायद इस कारण हमारा बचाव हुआ था। लेकिन बड़ी हैरानी की बात कि जैसे ही राकेश ने गाड़ी रोकी तो हम बाहर निकले। हमने जैसे ही पीछे देखा तो हमें वहाँ पर कोई नज़र नहीं आया। ना तो वो बुज़ुर्ग हमारी गाड़ी के पीछे था और ना ही आसपास था। भले ही वहाँ पर बहुत अंधेरा था, लेकिन फिर भी हम दूर तक देख सकते थे। वहाँ पर तो कोई नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो हमें एक बुज़ुर्ग आदमी दिखा था। वो शायद 60 से 70 साल का रहा होगा। उसका चेहरा तो हमें नज़र नहीं आया था, लेकिन उसकी चाल ढाल से हम समझ सकते थे कि वो एक बुजुर्ग रहा होगा।
हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या हमें कोई भ्रम हुआ था? कैसे वो बुजुर्ग वहां से गायब सा हो गया? हमने एक दूसरे की तरफ देखा और हम गाड़ी में बैठ गए। अब राकेश फिर से गाड़ी चला रहा था और हम यही बात कर रहे थे कि वो बुजुर्ग कहाँ गया होगा। अब फिर से हम गाड़ी चलाकर आगे जा रहे थे। मैं फिर से राकेश से बातें कर रहा था। हम वही सुनसान रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। शायद ये रास्ता काफ़ी लंबा था। हम यही सोच रहे थे कि कब ये रास्ता ख़त्म होगा और थोड़ा शहर सा आएगा, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी चलाना काफ़ी खतरनाक सा लग रहा था। हो सकता है कोई जानवर यहाँ से निकल कर बाहर आ जाए, या हो सकता है यहाँ पर हमारी गाड़ी खराब हो जाए। ऐसे हालात में यहाँ रुकना अच्छा नहीं होगा। यही सोचकर हम आगे जाए जा रहे थे। हम ऐसे आगे जा रहे थे, तभी गाड़ी की छत से एक आवाज़ सी आई। हमें ऐसा लगा जैसे कोई पत्थर छत से टकराया हो। ये काफ़ी भारी पत्थर लग रहा था। तो राकेश ने आगे गाड़ी रोकी और हम बाहर निकले। जैसे ही हमने गाड़ी के ऊपर देखा, वहाँ पर कुछ नहीं था। ना ही गाड़ी पर कोई डेंट था, ना ही कोई स्क्रैच। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो वहाँ टकराया था। इतनी ऊंची आवाज़ तो आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा पत्थर ही वहाँ टकरा गया हो। हम दोनों फिर से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। ये भी ऐसा था जैसे कोई भ्रम हो। ये दूसरी बार था कि हमें भ्रम हुआ हो। पहली बार जैसे हमारी आंखों को भ्रम हुआ था, इस बार जैसे हमारे कानों को भ्रम हुआ हो। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर गाड़ी में बैठ गए। राकेश अब फिर से गाड़ी चला रहा था। अब हम दोनों बातें नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम थोड़े सहमे से थे। इस बार हमारे साथ कुछ अलग सा हो रहा था। हमारे दिमाग में कोई ख्याल नहीं आ रहा था। ये शायद कुछ अजीब सा हो रहा था। राकेश अब गाड़ी धीमी चला रहा था, क्योंकि शायद वो सहमा हुआ था। मुझे महसूस हो गया था कि राकेश अंदर से थोड़ा डर गया है। लेकिन हम जाए जा रहे थे। गाड़ी धीमी तो चल रही थी, लेकिन सफ़र तो कट रहा था। अब हमारी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं थी। शायद वहाँ से 100 किलोमीटर ही दूर हो। हम बहुत पास आ गए थे और हमने ये ख्याल बनाया था कि जाते वक्त हम बढ़िया रोड से जाएंगे। ये रोड लंबा ज़रूर होगा, लेकिन अच्छा तो होगा। ऐसे टूटे फूटे रास्ते और सुनसान सड़क से हम नहीं जाएंगे। हम ये बातें कर रहे थे, तभी मेरा ध्यान ऊपर लगे आईने पर पड़ा। मैंने उसमें देखा कि पीछे क्या हो रहा है, लेकिन मुझे पीछे कोई बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ दिखा। ये बड़ी हैरानी की बात थी। मुझे जैसे उसका सर दिखा हो। मेरी पहले तो आवाज़ ही नहीं निकली। उसके बाद मैंने राकेश को इशारा किया कि वो आईना देखे। राकेश ने भी आईना देखा और जैसे राकेश को भी वो बुजुर्ग दिखा हो। हम दोनों पीछे नहीं देख रहे थे। हम थोड़े डर गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई हमारी गाड़ी के पीछे बैठा हो। हम दोनों सहमे हुए थे। तभी मैंने गर्दन घुमा के पीछे देखा। पीछे तो कोई नहीं बैठा था। ये जैसे भ्रम सा था। राकेश ने भी जैसे ही पीछे देखा तो उसके मुंह से भी एक ही आवाज़ निकली, अरे ये क्या? हम दोनों हैरान थे। मैंने थोड़ा उठकर देखा कि कहीं कोई नीचे तो नहीं छिप गया। जैसे ही मैंने नीचे देखा, वहाँ पर कोई नहीं था। ये हैरानी की बात थी। हमें रास्ते में बार बार भ्रम सा हो रहा था। ये कैसे हो सकता है? ये तीसरी बार था कि हमें भ्रम हुआ हो। अब हम दोनों के मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि आज हमारे साथ क्या हो रहा है। मेरे दिमाग में यही ख्याल था कि राकेश के दादाजी की अस्थियां हमारे साथ हैं। हो सकता है हमारे साथ कोई भूत प्रेत हो। ये अस्थियां शमशान से आई थीं, तो हो सकता है शमशान से कोई आत्मा हमारे साथ आ गई हो। हमने कई भूतों की कहानियां पहले ही सुन रखी थी, लेकिन हमें उस पर यकीन नहीं था। लेकिन इस बार हमारे साथ जो हो रहा था वो हमको बहुत ही डराने वाला था। ये कुछ अजीब सा था। हम ऐसे ही डर कर बातें सी कर रहे थे।
हम सोच रहे थे आगे आने वाले समय में हमें कौन से भ्रम का सामना करना पड़ेगा। हम दोनों का डर जायज़ था। हो सकता है हमारे साथ कोई आत्मा इसी गाड़ी में सफ़र कर रही हो। अब सफ़र शायद 50 किलोमीटर का रह गया था। हमारी मंजिल आने ही वाली थी। हम हरिद्वार पहुंचने ही वाले थे। समय शायद सुबह के 4 बजे थे और हमें पता था सुबह होने ही वाली है। हम बहुत ही लंबा सफ़र कर चुके थे और डरे हुए थे, लेकिन हमारा शरीर तो थका हुआ था। हम सोच रहे थे कहीं रेस्टोरेंट में रुक जाते हैं, कुछ चाय पानी पी के आके चलते हैं। तो आगे एक ढाबा सा आया। राकेश ने वहीं गाड़ी रोक ली और हमने दादाजी की अस्थियां अपने हाथ में उठाई और उसी ढाबे में चले गए। राकेश ने दादाजी की अस्थियां वहीं टेबल पर रखी थी और हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। जैसे ही वेटर वहां पर आया, वेटर ने हमसे ऑर्डर मांगा। हमने वेटर को कहा कि 2 चाय ले आओ और कुछ बिस्किट साथ ले आना। वो वेटर काफ़ी बातूनी सा लग रहा था और बार बार हमसे बातें करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम तो डरे हुए थे। हमें बातें करने का ज़रा भी मन नहीं था। लेकिन वो वेटर हमसे यही कह रहा था, यहाँ कैसे आना हुआ सर, क्या करने आए हो? तो राकेश ने भी बता दिया कि हम हरिद्वार जा रहे हैं। ये राकेश के दादाजी की अस्थियां हैं, इसे ही बहाने जा रहे हैं। इसके बाद वेटर थोड़ा सा चुप हो गया। वो हमारा ऑर्डर लेने चला गया। हम दोनों टेबल पर बैठे यही बातें कर रहे थे कि हमारे साथ हुआ क्या है। हम ये किसी को बता भी तो नहीं सकते थे। जिसे भी हम ये बताते वो हमें पागल ही समझता। मुझे नहीं पता ऐसा सबके साथ होता है या नहीं, लेकिन हमारे साथ तो ये हो रहा था। हम दोनों डरे से हुए थे। थोड़ी देर बाद वेटर वहाँ पर चाय लेकर आया। उसने पहले राकेश को चाय दी, उसके बाद मुझे चाय दी। उसके बाद बड़ी ही अजीब सी बात हुई। उस वेटर ने एक और चाय की प्याली वहीं टेबल पर रख दी। हम दोनों हैरान थे। राकेश ने उस वेटर से कहा कि हमने तो सिर्फ 2 ही चाय की प्याली ऑर्डर की थी, ये तीसरी तुम किसके लिए ले आए? उस वेटर ने पहले हम दोनों की तरफ देखा और यही कहा कि तुम्हें शायद कुछ नहीं पता, ये चाय तुम्हारे लिए नहीं है, ये चाय उसके लिए है जो इस दुनिया से जा रहा है। हम दोनों हैरान थे, आखिर वो वेटर किसकी बात कर रहा है। हम जानना चाहते थे कि वो क्या बोल रहा है। तब उस वेटर ने कहा कि यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं जो हरिद्वार में अस्थियाँ बहाने आते हैं। ये नियम बताए जाते हैं कि जिसकी भी अस्थियाँ बहानी होती हैं वो अस्थियाँ बहाने तक हमारे ही साथ होता है। आपको भी शायद इसका एहसास हो गया होगा। हो सकता है आपको इसका एहसास ना भी हुआ हो, लेकिन मेरी बात मान लीजिए, इस चाय की प्याली को यहीं रखे रहने दीजिए। यही नियम कहा जाता है। हमने अपने बुजुर्गों से यही बात सीखी है। मैं राकेश की तरफ देख रहा था, जैसे उस आदमी ने हमारे मुंह की बात छीन ली हो। उसने यही कहा था कि सबके साथ ऐसा होता है। तो हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। हमें उसकी बात जायज़ सी लग रही थी, तो हमने भी उसे कहा ठीक है चले जाओ। तो वो उस चाय को वहाँ रख कर चला गया। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और मैंने राकेश से कहा कि हो सकता है ये जो आत्मा हमें नज़र आ रही है ये तुम्हारे दादाजी ही हों। वैसे भी उन्होंने हमें डराने की कोशिश नहीं की, सिर्फ हमें भ्रम सा दिया हो। लेकिन मुझे नहीं पता ऐसा कुछ भी हो सकता है। तभी हमने चाय पी और थोड़े से बिस्किट भी खाए। बाकी बचे बिस्किट हमने हाथ में पकड़ लिए और चाय की प्यालियां वहीं रख दी। एक भरी हुई चाय की प्याली वहीं पड़ी थी और हम दोनों उसी की तरफ देख रहे थे। वो वेटर भी हमारी तरफ नहीं आ रहा था। वैसे भी हमें कुछ ऑर्डर करना भी नहीं था। तो हम दोनों उठे और उस वेटर की तरफ गए। वो ही वेटर रिसेप्शन पर बैठा हुआ था। तो उसने हमें बताया कि हमारे कितने पैसे बने हैं। जैसे ही उसने ये बोला तभी पीछे से एक आवाज़ आई। हम दोनों ने पीछे देखा
तो वो चाय की प्याली वहीं पर गिरी पड़ी थी। वहाँ आसपास कोई नहीं था, लेकिन वो चाय की प्याली वहीं नीचे गिर चुकी थी। हम दोनों हैरान से थे और थोड़ा डर चुके थे, लेकिन जैसे ही हमने उस वेटर की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट काफ़ी शांत सी थी, जैसे उसे सब पता हो। लेकिन हम तो दोनों डरे हुए थे। वो वेटर भी समझ चुका था कि हम शायद कुछ नहीं जानते। तो उस वेटर ने पहल की और उसने कहा, साहब, सबके साथ ऐसा होता है, डरिए मत, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हरिद्वार यहाँ से पास ही है और ये आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। आपने अपने नियम पूरे किए हैं। अब जब भी कुछ खाना या कुछ भी करना तो उसके लिए ज़रूर रखना जो यहाँ से जा चुका है। और जब हरिद्वार में अस्थियाँ बहाओगे तो एक बार प्रणाम ज़रूर करना। उसके बाद आपको ऐसा कभी महसूस नहीं होगा। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। हमें थोड़ी सी शांति मिली थी कि उसने अच्छी ही बात की थी। इसके बाद हमने पैसे दिए और हम चल पड़े। हम दोनों थोड़े डरे हुए थे क्योंकि हम शायद भूत प्रेत से डर रहे थे, लेकिन राकेश थोड़ा खुश था। वो जैसे महसूस कर रहा था कि उसके दादाजी ही उसके पास हों। लेकिन मैं तो थोड़ा डर रहा था क्योंकि मैं इन चीज़ों पर पहले यकीन नहीं करता था। ये पहली बार है कि मुझे कुछ ऐसा महसूस करना पड़ रहा था। उसके बाद वो 50 किलोमीटर का रास्ता हम डरे डरे से निकले, क्योंकि हमें वहाँ पर और भी कई एहसास हुए। कभी तो हमें लग रहा था किसी ने हमारे बालों पे हाथ फेरा हो। कभी राकेश को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। ये कुछ अलग सा एहसास था। राकेश जानता था कि ये उसके दादाजी की ही आत्मा है, लेकिन फिर भी हम दोनों को डर सा लग रहा था क्योंकि ऐसा कभी हमारे साथ नहीं हुआ था। ना तो हमने इसके बारे में कभी सुना था। हम तो सोचा करते थे कि ये सब झूठी बातें हैं जो कोई बातूनी आदमी बनाता है। लेकिन ऐसा एहसास पाकर हम दोनों कुछ अजीब सा महसूस कर रहे थे। वो पूरा सफ़र ऐसा ही बीता और सुबह के लगभग 6 बजे हम हरिद्वार पहुंच गए। वहाँ पर अब दिन हो चुका था। इसके बाद हमारे साथ कोई ऐसा एहसास नहीं हुआ और हम वहाँ पर पंडित के पास गए। हम जानते थे शायद उनको इसके बारे में पता हो। हमने उस पंडित को अपने पूरे रात की बातें बताईं। वो पंडित भी हंस रहा था, लेकिन वो हमें दिलासा दे रहा था कि डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आत्मा इस भौतिक शरीर को छोड़कर दूसरी दुनिया में जा रही है। अब भी उसको थोड़ा सा मोह है। शायद तुम उसके रिश्तेदार हो, इसी कारण वो मोह के कारण तुम्हारे साथ ही रहा। वैसे तो लोगों को ऐसे एहसास नहीं होते हैं, लेकिन जिसके साथ मोह ज़्यादा होता है उसको ऐसा एहसास होता है। वो आत्मा जाते जाते एहसास दिलाना चाहती है, लेकिन फिक्र की ज़रूरत नहीं है। अब तुम हरिद्वार पहुंच चुके हो। अब अस्थियां बहाने के बाद तुम्हें ऐसा एहसास कभी नहीं होगा। इसके बाद हम गंगा नदी के पास गए। उस पंडित ने थोड़ी सी पूजा पाठ की और हमने अस्थियों को गंगा में बहा दिया। उस वेटर ने जैसे कहा था वैसे ही हम दोनों ने प्रणाम किया। उसके बाद हमें ऐसा एहसास हुआ जैसे हमारे साथ कोई हो। ये कुछ अलग सा एहसास था। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और जैसे ही हमने पंडित की तरफ देखा तो उसने हमसे यही कहा कि चलो, अब सारा काम हो गया है, अब वो आत्मा यहाँ से जा रही है। उसके बाद हम वापस आ गए। उसके बाद हमने हरिद्वार में एक रेस्टोरेंट में खाना खाया। हमने उसके बाद ऐसा एहसास दोबारा नहीं पाया। हम दोनों थोड़े से डरे हुए थे कि क्या हो सकता है कि वैसा ही एहसास हमें दोबारा हो, लेकिन वैसा एहसास हमें दोबारा कभी नहीं हुआ। उसके बाद राकेश ने 1 महीना तक वो गाड़ी चलाई, लेकिन उसको कभी वो एहसास नहीं हुआ। 1 महीने बाद राकेश ने डर से उस गाड़ी को बेच दिया। मैंने राकेश को कहा कि उस पंडित के कहने के मुताबिक वो एहसास हमें दोबारा नहीं होने वाला था,
लेकिन राकेश शायद थोड़ा सा डरा हुआ था, तो मैंने उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। ये एक अलग सा एहसास था जो शायद हमारे साथ जुड़ गया। अब भी मुझे उस एहसास की याद आती है। वो एहसास कुछ अलग सा था, कोई हमारे साथ ना होते हुए भी हमारे साथ था। मुझे नहीं पता कि आप मेरी बातों पर यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन मेरे लिए तो ये सच्ची घटना थी जिसे मैं आपसे बता रहा हूँ। आपको शायद ऐसा एहसास ना हुआ हो, लेकिन मेरी बात मानिए, जब ऐसा एहसास होता है तो डर का एहसास होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमने ये वीडियो को लंबा बनाने की कोशिश की है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें ताकि आपके सुझावों से हम वीडियो को अच्छा बना सकें। इसी के साथ अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहीं पर आपको महसूस होगा डर एक एहसास।